Commission, I rise to move for leave to introduce the Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वीओ इंडिया और मैं हूं अमन। मोदी सरकार पार्लियामेंट में वक्फ बिल अमेंडमेंट 2024 लाई है, जिसका पार्लियामेंट में ज़बरदस्त विरोध हुआ है। ऑपोजिशन के विरोध और हंगामे के बाद ये बिल पास नहीं हो सका और इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया। जेपीसी नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन से पहले इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पार्लियामेंट में तो इस बिल का विरोध हुआ ही, पार्लियामेंट के बाहर भी इसका खूब विरोध हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को गलत बताया। इन्हीं सब चीज़ों पर हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद साहब हैं। बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ अमेरिका इंडिया में। तो ये जो बिल आया है, अमेंडमेंट आया है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका आप विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बुनियादी तौर पे मानना ये है कि हमारे यहाँ मुल्क में जो पहले से 1995 का वक्फ एक्ट है और फिर उसमें जो 2013 में अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। और जो ये लेटेस्ट ड्राफ्ट आया है जिसको लोकसभा में पेश किया गया है, इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जिससे कि हम सबको एतराज़ है और सबको अपने जहन में बात रखनी चाहिए कि वक्फ जो है वो भी हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ एक इबादत का दर्जा रखता है। तो लिहाजा इस इबादत में किसी तरीक़े का ऑब्स्ट्रक्शन या खलल वो ज़ाहिर बात है काबिल क़बूल नहीं है। तो अब इसमें अगर आप 3-4 मोटे मोटे भी पॉइंट्स देखें तो इसमें ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिए गए हैं, जो कि ख़ुद अपने मुल्क के आर्टिकल 50 के अगेंस्ट है और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 में इस बात को वाज़ेह किया गया है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के अलग अलग पावर्स डिफ़ाइन किए गए हैं। और इस एक्ट में ऐसा लग रहा है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी जुडिशियल पावर आप दे रहे हैं, जो कि एज़ पर लॉ भी मुनासिब नहीं है, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी सही नहीं। दूसरा कि इससे वक्फ प्रॉपर्टी को फ़ायदे के बजाय नुकसान होने का ज़्यादा ख़तरा है। फिर हमारे यहाँ वक्फ लॉ में ऑलरेडी एक लॉ है जो कि वक्फ बाय यूज़र से रिलेटेड है, उसमें उसको भी इस अमेंडमेंट में उसको भी डेंजर जोन में लाया गया है, उसको भी डिलीट करने की एक कोशिश की गई है। तो इसी तरीके से इस एक्ट में ये पॉइंट भी लाए हैं कि इसमें वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को रखा जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वक्फ हमारे यहाँ एक इबादत का दर्जा रखता है और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को पहले से ये पूरा इख्तियार दिया है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने रिलीजियस लॉ और अपने कस्टम और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जो आदमी जिस मज़हब का होगा वो उसी हिसाब से उसको मैनेज करेगा। तो आर्टिकल 25 और 26 में इसकी पूरी वजाहत मौजूद है। आज आप अगर मुसलमानों के इदारों में दूसरे मज़हब के लोगों को रखने की बात करेंगे तो कल इसके बरखिलाफ़ दूसरी तरफ से भी आवाज़ें उठेंगी, जो कि लॉन्ग रन में मुनासिब नहीं हो। पर गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये बिल जो अमेंडमेंट लाए हैं वो वक्फ की बेहतरी के लिए लाए हैं और उसमें जो मैनेजमेंट उसका बेहतर हो इसके लिए लाए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, ऑलरेडी पहले से जो वक्फ एक्ट मौजूद है उसमें वक्फ बोर्ड कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, वक्फ बोर्ड में कौन कौन लोग होंगे, वक्फ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा, मेंबर्स कौन बनेगा, गवर्नमेंट किसको नॉमिनेट करेगी, वक्फ ट्राइब्यूनल्स का क्या काम होगा, ये तमाम वक्फ प्रॉपर्टी किस तरीके से रजिस्टर होगी, वक्फ प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से मैनेज होंगी, ये तमाम कवानीन, तमाम प्रोविजंस ऑलरेडी पहले से वक्फ एक्ट में मौजूद हैं। जो मौजूदा आप अमेंडमेंट लाए हैं उसमें ये भी लाए हैं कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसमें आप रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को रखने की बात कर रहे हैं, रिटायर्ड जज को रखने की बात कर रहे हैं, जबकि अभी जो वक्फ एक्ट लागू है उसमें एक जुडिशियल ऑफिसर, एक एडीएम रैंक का ऑफिसर और एक इस्लामिक यानी वक्फ लॉ के जानकार को रखा जाए। और ये तीनों जो अपॉइंटीज़ होते हैं इनको गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ख़ुद अपॉइंट करती। कहने का मकसद ये है कि अभी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा कंडीशन में ऑलरेडी पूरा फ्रेमवर्क
वक्फ बोर्ड को सही तौर पे मैनेज करने के लिए मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि उसको इन लेटर एंड इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाए, और ऐसा नहीं है कि पूरे मुल्क में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को सही से मैनेज ना किया जा रहा हो, बड़े पैमाने पर सही से मैनेज किया जा रहा है, और कई जगह पर इसमें कई कवानीन की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। तो जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रोविज़न मौजूदा वक्फ एक्ट में मौजूद है। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, क्या वो सब पूरी तरीके से ईमानदारी से काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो उसमें जो कमियां होती हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। आप पूरा एक्ट या पूरा कानून उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं बदलते हैं। एक गवर्नमेंट ने बात की सेक्शन 40 जो एक्ट है, वक्फ एक्ट ऑफ 1995, उन्होंने कहा कि इसका मिसयूज़ हो रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ अपनी प्रॉपर्टी बता देता है और उसको ले लेता है। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि साउथ में कोई गांव था, उसको पूरा वक्फ ने अपने ले लिया, तो अमेंडमेंट हो जाएगा, तो ये लॉ, उसका एक्ट का मिसयूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप कोई भी एक या दो एग्जाम्पल को ले करके इतने बड़े मुल्क में एक या दो केसेस को ले करके क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरा कानून बदल दिया गया हो? इतना बड़ा मुल्क है, करोड़ों की आबादी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत एक्शन लोग करते हैं, गलत हरकतें करते हैं, तो उसकी वजह से कानून कभी नहीं बदला जाता है। जो गलत हरकत करता है उसके ख़िलाफ़ कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। जिसने अगर गलत काम किया है उसके ख़िलाफ़ कानून के तहत कार्रवाई हो। अभी जो वक्फ एक्ट है उसमें ऐसा नहीं है कि हमने जिस भी उंगली पर, जिस भी प्रॉपर्टी पर अपने उंगली रख दी तो वो ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत आपका वक्फ बोर्ड में रजिस्टर हो जाए। उसके लिए पूरा तमाम प्रोविजंस हैं, पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरी होने के बाद ही वक्फ बोर्ड में रजिस्टर होती है। और इस बात को भी क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि कोई भी शख्स किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी को वक्फ में रजिस्टर नहीं करा सकता। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर हुई हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी पर्सनल, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में सवाब की नीयत से वक्फ की है, जिससे कि उसका सवाब उनको मरने के बाद भी मिलता रहे। वो ये भी कह रहे हैं कि वक्फ में वो एक तो मुस्लिम वुमेन को भी जोड़ना चाह रहे हैं, और दूसरा ये भी एक अलग इशू कि वो ट्राइब्यूनल्स की भी पावर कम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो ट्राइब्यूनल्स जो है उन पर कोई चेक नहीं रहता, वो कोई फैसला दे देते हैं। तो ये दो पे आपकी क्या राय? देखिए, जहाँ तक वुमेन रिप्रेजेंटेशन का सवाल है तो मज़हब इस्लाम में मर्द और औरत दोनों को बराबर के इख्तियारात दिए गए हैं। और आप सब जानते हैं कि इस्लामी शरीयत वो पहली शरीयत है जिसने औरतों को माँ बाप की प्रॉपर्टी में हक़ दिया। उसी तरीके से जो अमेंडमेंट लेटेस्ट हुआ था 2013 में, उसमें ऑलरेडी ये प्रोविज़न मौजूद हैं कि 2 मेंबर्स वुमेन मेंबर्स वक्फ बोर्ड में होंगी। हमारे यहाँ अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी 2 वुमेन मेंबर हैं। तो जो ये कहा जा रहा है कि पहली बार वुमेन मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड में दिया जाएगा, ये बात सही नहीं है। और जहाँ तक ट्राइब्यूनल्स का सवाल है, तो आप जितने भी बड़े डिपार्टमेंट्स हैं सबके अपने अलग अलग ट्राइब्यूनल्स होते हैं। वैसे वक्फ का अलग ट्राइब्यूनल हम लोगों ने नहीं बनाया, गवर्नमेंट ही ने बनाया है। ये ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे वक्फ बोर्ड को मुसलमानों ने बना लिया हो, या वक्फ बोर्ड ही ट्राइब्यूनल्स को चलाता है। जो प्रेजेंट वक्फ बोर्ड जो ट्राइब्यूनल्स है वो एज़ पर लॉ उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक जुडिशियल सर्विसेज से, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से, और एक वो शख्स जिसको कि वक्फ के कवानीन की जानकारी हो। और इन तीनों को अपॉइंट गवर्नमेंट करती है। अब आप इस सिलसिले को हटा करके जो एक रिटायर्ड जज रखने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात उससे कहीं ना कहीं उसकी वर्किंग पे असर पड़ेगा। और जो ये कहा जा रहा है कि वक्फ ट्राइब्यूनल का फ़ैसला एकदम फाइनल होता है, उसको आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं, तो ऑलरेडी ना मालूम कितने केसेस मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज किए गए हैं। बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ में जहाँ जो मुस्लिम रूलर्स हैं वहाँ भी वक्फ को इतनी पावर नहीं दी गई है जितनी यहाँ इंडिया में दी जाती है। भाई, मुस्लिम कंट्रीज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुस्लिम कंट्रीज़ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो अप्लाई नहीं होता है, अपने मुल्क में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है। और यहाँ पर अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुख्तलिफ प्रोविजंस के तहत ही वक्फ बोर्ड जो है
उसको बनाया गया है। वक्फ एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट ने पास किया है, किसी इस्लामी कंट्री से बनकर नहीं आया। और फिर जितनी भी इस्लामी कंट्रीज़ हैं वहाँ जाहिर सी बात है वक्फ का एक खाली डिपार्टमेंट नहीं होता है, उसकी पूरी मिनिस्ट्रीज़ अलग होती हैं और उसको इस बात को इंश्योर किया जाता है कि वहाँ पे उसको बेस्ट पॉसिबल उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो। और जाहिर सी बात है वक्फ का जो कानून है उसके तहत जिसने भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ की है तो उसने उसके साथ एक वक्फ डीड लगती है कि उसने किस मकसद के तहत उस प्रॉपर्टी को वक्फ किया है, उसी के रोशनी में उस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को किया जाता है। तो वक्फ बोर्ड का बेसिकली यहाँ पे रोल इतना है कि टू इंश्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। और जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि वक्फ जो है वो हमारे यहाँ मुसलमानों में इस्लामी शरीयत में हमारी इबादत का एक अटूट हिस्सा है। वो किस तरीके से बेहतर हो सकता है, जाहिर सी बात इसको हम यानी मुसलमान ही कर सकता है। एक बात और पार्लियामेंट में आई कि वक्फ के पास उन्होंने कहा कि 8 लाख प्रॉपर्टी रजिस्टर हैं वक्फ में और इंडियन रेलवे और इंडियन डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। और फिर उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया कि उसके बाद भी सच्चर कमेटी ने कहा कि वक्फ से जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इस पे आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये गलत परसेप्शन नेशनल लेवल पर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान ही वक्फ प्रॉपर्टीज़ हों और मुसलमानों का उन पर कब्ज़ा हो। सच्चर कमेटी ने जहां बहुत सी अच्छी बातें कहीं वहां पर कई ऐसी भी बातें कह दी जिससे कि बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हुआ और आज ही पैदा हो रहा है। जो ये कहा जाता है कि इतने लाख करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं और लेकिन उनका यूज़ सही नहीं हो रहा है, ये बात बहुत हद तक सही नहीं है। क्योंकि सबको अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें मोर देन 80% प्रॉपर्टीज़ आर इन द फॉर्म ऑफ मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, इमाम बाड़े। अब मस्जिद को जाहिर सी बात है या कब्रिस्तान को या दरगाह को ना बेचा जा सकता है, ना ख़रीदा जा सकता है, ना बाय एंड लार्ज उससे कोई ऐसी आमदनी होती। लेकिन आपने उसको उस वक्त मार्केट और सर्किल रेट के हिसाब से आपने एक मस्जिद को जोड़ करके बता दिया कि उसकी इतने करोड़ रुपए की मालियत है। तो इसी बात से लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। सिर्फ 20% ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे कि कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और वो जनरेट हो रहा है। और कई ऐसी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे कि सरकार की इमारतें, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रख करके ही हम समझते हैं कि लोगों के सामने सही पिक्चर पेश की जा सकती है। आखिरी 2 सवाल हैं मेरे कि एक तो ये बीजेपी के आप ये जो अमेंडमेंट आया इसके पीछे क्या मकसद देख रहे हैं? आपको लग रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी छीनना चाह रहे हैं, क्या इसके पीछे आप मकसद देखते हैं? ये देखिए वक्फ की बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत ही प्राइम लोकेशंस पे भी हैं और ज़ाहिर सी बात है कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे कि लीगल बैटल्स भी चल रहे हैं और बहरहाल इसके पीछे और कई ऐसे केसेस हैं मस्जिदों से रिलेटेड जो ऑलरेडी मुख्तलिफ कोर्ट्स में चल रहे हैं। तो अब इसके पीछे इस एक्ट या अमेंडमेंट का ड्राफ्ट लाने के पीछे क्या मंशा है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम लोगों का ये ज़रूर मानना है कि जो एक्ट मौजूदा है वो मोर देन इनफ है फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। एक ये भी कहा जा रहा है कि ये बात सिर्फ बीजेपी और गवर्नमेंट की नहीं है, कई ऐसे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं जिन्होंने ओवर द ईयर्स में कहा है कि वक्फ का जो सिस्टम है वो ओपेक है, उसमें करप्शन बहुत है। इसको आप कैसे देखते हैं? भाई मेरा ये कहना है कि करप्शन कहाँ पे नहीं है। आपको लगता है इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है? क्योंकि सिर्फ ये गवर्नमेंट की बात नहीं है, जैसे मैंने कहा कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने भी कहा है। भाई हम ये समझते हैं कि करप्शन किस सेक्टर में नहीं है, तो जिस भी सेक्टर में करप्शन होता है क्या वहाँ पर आप कानून बदल देते हैं, जो ऑलरेडी लॉज होते हैं आप इंश्योर करते हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तौर पर हो। अगर वक्फ के सिलसिले में कहीं पर कोई बेईमानी हो रही है, हकीकत है कि कुछ लोगों ने कई वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बेच दिया है, तो जिन्होंने बेचा है
उनके ख़िलाफ़ वक्फ लॉ में मोर देन इनफ प्रोविजंस हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। वो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? उसके लिए आप नए नए लॉज लाएंगे तो उससे मज़ीद और कन्फ्यूजन पैदा होगा और कम्युनिटी में मोर से इनसिक्योरिटी पैदा होगी। इस वजह से हम लोगों की राय यही है कि जो इस वक्त ऑलरेडी एक्ट है उसी को बरकरार रहने दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया।